बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस हवाले से हम आपको बताएंगे। मुल्क में शदीद सर्दी पड़ रही है, बिलखुसूस पंजाब के इलाकों में, वफाकी दारुल हुकूमत में तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सर्दी है। और लाहौर में तो आज धुंध ज़रा छटी तो लाहौरियों ने फिर आज कई दिनों के बाद सूरज का मुखड़ा देखा। तो इसी हवाले से अब ये बात भी सामने आ रही कि कुछ खदशात हैं जो छटते जा रहे हैं, यानी अब तस्वीर साफ होती जा रही है, मंजर जो है वो क्लियर होता जा रहा है। नई डेवलपमेंट के मुताबिक डॉक्टर अल्लामा ताहिर अल कादरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी गई है और वो है उनका लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद को तहरीर स्क्वायर ना बनाया जाए। इस दरखास्त गुजार ने ये मुतालबा किया है। साथ में ये भी कहा है कि ताहिर अल कादरी साहब को गैर कानूनी इकदाम से रोका जाए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस अदालत को एंटरटेन करती है कि नहीं, और फिर जब इसकी कार्रवाई होती है तो आखिरकार इस 14 जनवरी के मार्च का फिर होगा क्या। सर्दी की मैंने बात की तो गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि जो शुरका होंगे, जो आएंगे 14 जनवरी के मार्च में, उनको नज़ले जुकाम और खांसी के सिवा कुछ नहीं मिल गया, यानी जब वो लौट के जाएंगे तो सिर्फ उन्हें फ्लू हो चुका होगा क्योंकि सर्दी इतनी है, वो वहाँ पर बैठे होंगे। दूसरी जानिब नून लीग कहती है कि हम इनको रोकेंगे तो नहीं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए एक रोज का किराया 5 अरब 4 करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने कुछ फिगर्स सामने दिए हैं। वो कहते हैं कि ताहिर अल कादरी के 40 लाख और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो उनको सपोर्ट करने जा रही है उनके अगर अफराद की मिला लिया जाए 2 लाख उनके अफराद बनते हैं, तो ये 42 लाख लोगों का खर्चा, खाने पीने का बुनियादी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। दूसरे वो ये भी कहते हैं कि इन लोगों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए 84,000 बसों की ज़रूरत होगी। वो कहाँ से आएंगे, और रोज़ाना 7 अरब 14 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, जो कि इन सब का खाने पीने का खर्चा होगा। इनको इतनी सर्दी में कौन कंबल और स्वेटर और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो ये लॉन्ग मार्च कहीं इनके ही गले ना पड़ जाए, ये वाली बात हम देखने में आ रही। लेकिन कुछ ज़रा ये भी कोट करते हैं कि कुछ क़ुव्वतें सरगर्म हो गई हैं जो इस लॉन्ग मार्च को रोकना चाहती हैं। किसी को टास्क भी दे दिया गया है कि इस मार्च को रोका जाए। और एक बार जो रहमान मलिक साहब कल गए थे मिलने ताहिर अल कादरी साहब से और उनसे मुलाकात की कोशिश की उन्होंने कि वो ये मार्च ना करें, लेकिन ताहिर अल कादरी साहब ने मना कर दिया। नाकाम लौटे रहमान मलिक साहब, जो अमूमन कामयाब लौटते हैं इस किस्म के दौरों से। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि धमकी है, जिसको आज तहरीक तालिबान ने डिनाई किया कि हमने अल्लामा ताहिर अल कादरी को कोई धमकी नहीं दी। इसी पर आज ताहिर अल कादरी साहब काफ़ी गरजे बरसे अब से कुछ देर पहले, और वही कहते नजर आए कि उनको किसी किस्म की कोई धमकी नहीं है। रहमान मलिक साहब ने गलत बात कही है और अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम होंगे, उनकी काबीना होगी, उनकी हुकूमत होगी और सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। तो ये तो उनका कहना था, यानी एक जानिब तो वो उनसे बात करने को तैयार है, वो काबीना वजीर आजम सदर से बात करने को तैयार है, दूसरे बेतबार इतने हैं उन पर कि कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार ये सब होंगे। इस तमाम तो सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज के पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में हम नहीं भूलेंगे कराची शहर को, जहाँ रोज़ाना लाशें गिरती हैं और रोज़ाना ही हम इस टॉपिक पर कुछ ना कुछ बात ज़रूर करते हैं, लेकिन हम जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इस शहर में अमन कायम नहीं हो जाता। तो इस हवाले से भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं अपने गेस्ट का तारुफ भी करा दूँ। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी तहरीक मिनाजुल कुरान डॉक्टर रहीक अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगाज़ करना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे, और कुछ एस्टिमेट हैं जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से सामने आए हैं। अरबों के वो एस्टिमेट है कि रोज़ाना इन लोगों को लेट से अगर 40 लाख लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इनको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगी, वो कितनी बसें दरकार होंगी, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। दूसरे ये बताइए कि इतने सारे लोगों के खाने पीने का इंतजाम, सख्त सर्दी, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है इस्लामाबाद में, उनके उसका इंतजाम क्या होगा। दूसरे आप मुझे ये बताइए कि 10 लाख की आबादी वाले शहर में 40 लाख अफराद कैसे समाएंगे, ये मुमकिन कैसे होगा, इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जो अवामी लॉन्ग मार्च जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए, अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाकिस्तान में बर वक्त आज़ाद, शफ़ाफ़, गैर जानबदाराना इंतख़ाबात करवाने के लिए पाकिस्तान की कौम कर रही है, और जो अब सिर्फ़ तहरीक मिनहाजुल कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक का मार्च नहीं रहा
जी। बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का मार्च बन चुका है। ठीक है। और पाकिस्तान के हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग लाखों की तादाद में उसमें शिरकत का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है। उसकी लॉजिस्टिक के ऊपर ये प्रोग्राम आप कर रही हैं जी। 2-3 चीज़ें आपने फरमाई। पहली तो बात ये है कि इसके अखराजात कहाँ से आ रहे हैं। ये बात हम बहुत वजाहत के साथ कर चुके हैं कि इसके अखराजात पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान में निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं, वो लोग जो मौजूदा निज़ाम से फेड अप हैं, वो लोग जो हकीकी जमहूरियत का क़याम चाहते हैं, वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। आपके टेलीविज़न चैनल पर और पूरी दुनिया ने देखा कि जब डॉक्टर साहब ने इसके हवाले से एक कॉल दी तो लोगों ने किस तरह बढ़ चढ़ कर डोनेशन की। इनफ है, जितना पैसा इकट्ठा हो गया, बंदोबस्त सारे पूरे हैं क्योंकि आप दिन ही कितने रह गए। जी, हमारे अरेंजमेंट मुकम्मल हैं। हमारी तंजीमात ने फंड रेजिंग कर रही हुई है, उन्होंने बसों को एडवांस से दिया हुआ है और हमारे अरेंजमेंट बसों की ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं और लोग भरपूर तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएंगे। जहाँ तक आपने खाने का बंदोबस्त किया, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मुनज़्ज़म तहरीक है। हम हर साल, आपको इल्म है कि 50,000 लोगों के इत्काफ़ का एहतमाम करते हैं और सहरी और अफ्तारी के 3-4 मिनट के अंदर अंदर इतने लोग सहरी भी करते हैं और अफ्तार भी करते हैं। लिहाजा हमारे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम मौजूद है और इसके अलावा वॉलंटियर्स हैं और लोग अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, साथ लेकर आ रहे हैं। और इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने इसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं। जी, लोग बड़ी तादाद में खाने पीने का सामान साथ ला रहे हैं, वहाँ भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान की कौम निकलेगी, पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे तो ये परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हमें इल्म है कि पाकिस्तान के अवाम, इस्लामाबाद के रहने वाले, रावलपिंडी के रहने वाले, आसपास के रहने वाले लोग, पाकिस्तान के मुखय्यर हबाब, वो हमसे राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह वहाँ रहने वाले लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। आप मुझे बताएं जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। ठीक है, आपकी बातें बजा हैं, ठीक है। हम सब ने देखा जिस तरीके से मिनाजुल कुरान के जो चाहने वाले अकीदतमंद हैं वो दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो हम सब ने देखा। लेकिन मुझे बताएं, इस्लामाबाद इंतजामिया ने 25 करोड़ रुपए मांगे सिक्योरिटी की मद में जो प्रोवाइड की जाएगी। ये तो आम आवाम का, टैक्स पेयर का पैसा है ना। अगर कल को ये जलसा कामयाब नहीं होता और आप लोग पहुंच ही नहीं पाते इस्लामाबाद इतने लोग लेके, तो फिर किसको जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे जो सारा खर्चा हुआ है इसका? देखिए जी, पाकिस्तान के अवाम को सिक्योरिटी फराहम करना पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान का कोई पहला जलसा नहीं हो रहा। यहाँ हजारों जलसे हर साल होते हैं, हर सियासी जमात करती है, हर रहनुमा करता है। और जो हमारे रहनुमा हैं, आपको इल्म है, जो इस वक्त लीडर हैं, जो वज़रा हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो सदर हैं, जो वज़राए आला हैं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर अरबों रुपए खर्च होते हैं। उनकी सिक्योरिटी के ऊपर हज़ार की तादाद में लोग तैनात हैं। पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी करना पंजाब हुकूमत की भी और उधर फेडरल में जो फेडरल हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराहम करें और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए उन्हें अरेंजमेंट करने चाहिए। यहाँ तक देखिए, ये एक अब हमले किए जा रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं मुख्तलिफ अंदाज में। आज कल आपको इल्म है कि वफाकी मुशीर दाखिला ने यह बयान दिया कि तालिबान की तरफ से थ्रेट है और आज तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके यकीन भी कर लिया कि कोई थ्रेट नहीं आ रही, दे दी कि हमने कोई धमकी नहीं दी। आपने रहमान मलिक साहब पे यकीन नहीं किया, आपने उन पे कर लिया। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है नाकाम। वो लोग जो डर गए, कभी एक बात की जाती है, कभी दूसरी बात की जाती है और इसका मकसद ये है कि लोगों की तवज्जो सिद्दीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये कोशिशें कौन कर रहा है? बहुत गर्जे, बहुत बरसे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब कहते हैं अगर मुझे विफाक में कुछ हुआ तो सदर और वजीर आजम जिम्मेदार है, पंजाब में कुछ हुआ तो पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। तो आप लोग सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाएंगे इतने लोगों की जो मार्च के लिए रवाना होगा? देखिए, यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे ये बताइए कि यहाँ आप मुझसे पूछ रहे हैं या डॉक्टर साहब? क्या पूरे पंजाब में जलसे नहीं हो रहे, प्रोग्राम नहीं हो रहे? उनकी सिक्योरिटी कौन बनाता है? उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यही मेरा सवाल है। हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना। सिक्योरिटी के हवाले से जवाब दे रहे हैं। आवाम की आवाज को आवाम तक पहुंचाने के लिए निकले। जी, मैं अर्ज करूं जी,
पहली तो बात यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर साहब ने पहले तो ये फरमाया कि हम 50,000 की हर साल अफ्तारी करते हैं और सहरी भी होती है और 3-4 मिनट में वो हो जाती है। 3-4 मिनट में ना कुछ सहरी कर सकता है ना अफ्तारी कर सकता है। ये जिस तरह का ये मुबालगा, इसी तरह की बाकी भी मुबालगी बातें हैं। ये 40 लाख की बात भी इंतहाई बड़ा मुबालगा है। आपके रहनुमा वहाँ एक लम्हा आप रुक जाएं, आप रुक जाएं, आप ऐसे मुबालगा ना आप करें रुके ना। हैं, आप एक बात को रद्द ना आप करें, अगर अपनी बात मुसलसल करें। बातें मेरी करते बात को रहेंगे रद्द तो ना फिर करें। आप अपना प्रोग्राम अपनी करवा बात लें। फरमाए ना, आपने जो कुछ कहना करें। हम मेरी बात को आप कैसे मुबालगा करार दे सकते हैं? मैंने आपके दावे की बात कही है कि बात करता हूँ। पूरी दुनिया को इल्म है कि दुनिया का हरमैन शरीफैन के बाद सबसे बड़ा इत्काफ मनाजिल कुरान के हेडक्वार्टर के ऊपर होता है और सहरी का भी वक्त मुकर्रर होता है, अफ्तार का भी वक्त मुकर्रर होता है। ये इसको मुबालगा कैसे कह सकते हैं? जवाब देने दीजिए सिद्दीक साहब, आप अपना पॉइंट दे रहे थे कि क्या वजह है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? कि 3-4 मिनट में ना अफ्तारी हो सकती है ना सहरी। सहरी का खाना 3 मिनट में कोई नहीं खा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात सुने, सबसे यार छोड़े यार, डॉक्टर साहब ऐसे ही आपने बात कह दी तो आप समझते हैं बस ये आप पर वही उतरी है। रुक जाएं आप 1 मिनट के लिए, बात मुझे करने दें, मैंने आपकी बात सारी सुनी है। आपके ऊपर ये वही उतरी है, मुझे मालूम है। खाना मेरे साथ बैठ के खाएं, अगर 3 मिनट में हो जाए तो आप अपनी बात करें। 3-4 मिनट लड़ाई का माहौल आगे बढ़ जाइए। अगली बात सुने, जी हाँ, अगली बात सुने, जी हाँ, अगली बात सुने। दूसरी बात यह है कि परसों एक चैनल पर, बड़े चैनल पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से सवाल किया गया कि अगर आपको कुछ हो गया तो उन्होंने कहा मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैं खुद ये लॉन्ग मार्च कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है। आज ये नई बात सामने आई है कि नहीं जी, पंजाब में कुछ हुआ तो वज़ीर आला जिम्मेदार है और इस्लामाबाद में कुछ हुआ तो सदर और वज़ीर आज़म जिम्मेदार है। तो आप अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करेंगे, कैसे इनको सेफली पैसे मैं आज कर रहा हूँ? कोई तब्दीली नहीं है, ये मौके पर कोई पहली बात तो ये है, ये मौके में तब्दीली नहीं है। अगर कोई आदमी इस बात को कोट ना करें, वो उस बात की भी रिकॉर्डिंग ले लें। और हुकूमतें अगर अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, आप तो ऐसा करें सदफ, मेरी तरफ से भी यही जवाब दे दें। अगर सिद्दीक साहब आप जरा जवाब मुझे दे दें, कैसे सिक्योरिटी देंगे ताकि फिर हुकूमत को छोड़ दे। अगर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर जवाब देने दे, सकती, तो वो अवाम इक़्तिदार को छोड़ ठीक है। आप दोनों को मैं यहीं पे रोकती हूँ, आप दोनों को यहीं पे रोकती हूँ। रहमान मलिक साहब सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को। आना, उनका बहना, अब ज़ाहिर है आज मुझे जो सजेशंस आई थी मेरी मिनिस्ट्री से, मैंने वो अप्रूव कर दिया। नंबर 1, कोई भी बस जो आएगी इस्लामाबाद में एंटर होगी, उस बस के मालिक को चाहिए कि उस गाड़ी के कागजात कंप्लीट रखे। नंबर 1, उस बस में कौन बैठता है, कौन आता है, ये जिम्मेदारी होगी ड्राइवर की, कंडक्टर की, और जो मालिक है उस गाड़ी का, उसकी जिम्मेदारी भी होगी। और वो सर्टिफिकेट देगा, गाड़ी हायर करते साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इसमें कोई इंश्योर किया जाएगा दहशतगर्द इसमें नहीं बैठे, यानी बगैर आईडी कार्ड के कोई बंदा गाड़ी में उस बस में नहीं बैठेगा। और अगर वो बस जो है धमाके का शिकार होती है, दहशतगर्दी का शिकार होती है, इनकी नाहली और ना वेरिफिकेशन करने की वजह से, तो उसकी जो कंपनसेशन है लोगों की शहादत की, मरने की, उस मालिक जो बस का है उसकी होगी। ये जिम्मेदारी लगाई जा रही है और इसमें राइटिंग में एक हैंड आउट भी ज़रूर इशू होगा इंशाल्लाह। दूसरा, जो 40 लाख लोग आ रहे हैं उनके लिए जो हम इनिशियली एग्री कर रहे हैं एक वेन्यू, उस वेन्यू को हम किसी तरीके से ज़रूर कवर कर लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि उससे लोग बाहर ना जाएं। अगर जो कि मुझे कल कादरी साहब ने बड़ा ही वाज़ह तौर पे कहा है कि उनका जो जुलूस होगा वो पुरअमन होगा, धरना पुरअमन होगा, तो ज़ाहिर है उनकी इस बात पे यकीन रखते हुए कि ये पुरअमन होगा, हम भी अपनी तरफ से उसी तरह के मेजर्स लेंगे। लेकिन अगर कोई कानून को हाथ लेने में कोशिश करेगा, कोई भी किसी किस्म की हरकत करेगा कानून के ख़िलाफ़, तो कानून हरकत में आएगा। अभी जो मैं रिक्विजिशन करके सर्विसेज 10,000 पुलिसमैन की रिक्विजिशन में मुख्तलिफ सूबों से रिक्विजिशन किया है और आज ही
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मुझसे 25 करोड़ रुपए की रिक्वेस्ट की है कि इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए 25 करोड़ रुपए चाहिए और इससे ज़्यादा पैसे भी हो सकते हैं, लिहाजा हमने अगर सिक्योरिटी देनी है तो इतने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह जो लोग बसेज में आएंगे उनके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, किसी को पसंद हो या पसंद ना हो ये ट्रुप्स चेक करेंगे और एंट्री उसी को मिलेगी जिसके पास आईडी कार्ड हो। मैं किसी की दुश्मनी नहीं करूंगा या खुदान हादसा में रखना नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि इस्लामाबाद के शहरियों को और वो पार्टिसिपेंट जो आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी दी जाए। लिहाजा जो मेजर्स की ज़रूरत है वो हर सूरत की जाएगी और वो स्टूडेंट जो बसेज में आएंगे अदर देन नॉर्मल सिटीजन्स उनको अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखना लाजम होगा अपनी इंस्टीट्यूशन का, ताकि हम देखें कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन के कौन कौन से मदरसों से या दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं। फिर क्योंकि ये वाक़या पहले ही पीपल्स पार्टी के साथ एक दफ़ा हो चुका है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की जब पिछली गवर्नमेंट को फ़ारिग किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनली, तो उस वक़्त जमात इस्लामी ने एक, आपको याद होगा, एक रैली निकाली थी जिसमें कुछ जमात इस्लामी के वर्कर शहीद हुए थे और एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद ये इल्ज़ाम सारा पीपल्स पार्टी पे लगा था। आई विल इंश्योर दैट दैट थिंग डज नॉट हैपन, देयरफॉर आई विल मेक श्योर कि सारे लॉ एनफोर्समेंट और जितने भी माइन्यूटली ग्रे एरियाज हैं उनको कवर किया जाए। इसलिए आज लाहौर से मैं स्पेशली पिंडी गया। जी, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को आपने सुना, ज़रूरी था क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से ही बता रहे थे। सिद्दीक साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर इसी हवाले से मैं रईस साहब से कुछ सवाल करूंगी। आप जो कहना चाह रहे थे मुझे बता दें, सिक्योरिटी आप लोग पंजाब से कैसे प्रोवाइड करेंगे, मुख्तसर बता दें। पंजाब में हुकूमत वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी जिस सिक्योरिटी और जितनी सिक्योरिटी की उनके पास गुंजाइश है। आप जब ये पुरअमन रहने का दावा करते हैं तो पुरअमन रहने वाले तो ज़ाहिर है इनका खुद अपना इंतज़ाम भी, अपना बहुत कहते हैं मुनज़्ज़म भी हैं, तो ये अपना इंतज़ाम करेंगे। रह गई ये इस चेकिंग की कि कहीं कोई दहशत गर्द ना दाखिल हो जाए इसमें, तो वो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान उस हवाले से रब्ता होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ये सारे मामलात होंगे। लेकिन ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट ही नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से रोके इस मार्च को, ऐसी कुछ जराए कुछ बता दें खबरें। देखिए, जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया, जिस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, जिस वक्त मरकजी हुकूमत ने कह दिया हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, तो ये महज अफवाहें फैलाने की मतलब इससे काम न लें, कोई नहीं रोकेगा। ये अगर 40 पहले तो बात यह है कि ये बंदे तो इकट्ठे करें ना, फिर हम उसके बाद की बात है। ये एक मुबालगा अमेज बात है। 93 के इलेक्शनों की तरह कि इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम स्वीप कर रहे हैं, हम हुकूमत बना देंगे और इनके हर कारकुन की जमानत जब्त हो गई थी। अब एक मरतबा आपने 3 महीने लगा के जमा कर लिए बंदे, ये दावा किया था अब आप देख लेते हैं क्लीन स्वीप करने जा रहे थे आप लोग। इस दफा आपके दावे कुछ और हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सामने आया, वो कहते हैं आप लोगों को अमली सियासत का तजर्बा नहीं है। सिद्दीक साहब कहते हैं कि पहले आप बंदे तो इकट्ठे कर लें। तो सर क्या होने जा रहा है फिर? जी, 3-4 चीजें आप जरा मुझे मौका दीजिएगा। पहली तो बात यह है कि 93 के इलेक्शन में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने हिस्सा ही नहीं लिया था। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बताना चाहता हूँ कि 93 के इलेक्शन से पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इलेक्शन से बहुत कबल अलहदगी का ऐलान किया था। हमने एक उम्मीदवार भी किसी सूबाई या कौमी असम्बली में खड़ा ही नहीं किया था, किसी ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाए थे। अब अगली बात जो आपने ये कही और जो रहमान मलिक साहब की भी स्टेटमेंट आई है, हम ये समझते हैं कि ये स्टेटमेंट ड्राइवर्स को और कंट्रैक्टर्स को और मालकान को धमकाने की, उनको डराने की एक कोशिश है। ये कहना कि मालिक एक एक बंदे का आईडी कार्ड चेक करेगा, ये कहना कि मालिक उसका जिम्मेदार होगा, वो लिस्टें फराहम करेगा, हम ये समझते हैं कि ये उनको डराने की एक साजिश है। अब मीडिया पर आकर बकायदा वफाकी और सूबाई हुकूमतें जरिए से ये बात सुनिए, मैं ये अर्ज करता हूँ ये चेक करना, बसों में जब सवारियां बैठती हैं
हर सवारी की तस्वीर बनाई जा रही है आजकल। सवारियां बैठाएंगे, क्योंकि रास्ते में एक लम्हा, डॉक्टर साहब एक लम्हा मेरी बात सुन ले फिर आप बात करें। अपने स्काउट्स होंगे, आपके अपने रज़ाकार होंगे, बेवो समेत हर सवारी की वीडियो बनती है, क्योंकि डकैतियां हो रही हैं तो वो वीडियो बन के वो रिकॉर्ड रखते हैं कि अगर बस लुटे तो उसमें पता हो कि कौन कौन सफर कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पता चले कि कहीं तो खुदा न खास्ता दहशतगर्द तो नहीं घुस गया। बात कर रहे हैं रहमान मलिक साहब, अब कितनी खूबसूरत पाकिस्तान की सियासत में एक इजाफा हो रहा है माशाअल्लाह, कि बात करें रहमान मलिक साहब और उसकी वजाहत और उसकी तर्जमानी कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। देखिए इसका इसलिए कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब मामला लॉ एंड ऑर्डर का आ जाएगा तो उसमें जहां जहां हुकूमत है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगी, वो ताउन भी करेंगी, वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भी देंगी। अगर आपको इस मामले का पता ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस सूबों की होती है, उससे जो है फौज से भी मदद ली जा सकती है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप मेहरबानी फरमाएं अपने इल्म पर खुद ही मातम करें कि आपकी ये इंफॉर्मेशन है। कितनी नफरी पहुंचा रहे हैं सिद्दीक साहब इन लोगों के मार्चन किसने करना है? ये तो 14 जितनी जरूरत होगी जो हमारे पास अवेलेबल है सूबे के पास वो जरूर हम लाएंगे, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की और पुरअमन रहने की तहरीक मिनहाजुल कुरान की है। और ये वो तहरीक है जो बुनियादी तौर पर एनजीओ है और अब ये कुरान पाक, चूंकि ये अवामी तहरीक फेल हो गई है, अब इन्होंने कुरान पाक का नाम इस्तेमाल करके जो एनजीओ के तौर पर रजिस्टर है ये अब सियासत करने जा रहे हैं। अब ये कर लें। और मैं ये बता दूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये पेशगोई करता हूं यहाँ कि कुछ नहीं होगा। इनके लॉन्ग मार्च जो है इनके अंदर अब इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं कि तारुल कादिर साहब आप कुरान पाक को किधर इस्तेमाल कर रहे हो, आप ख्वाब देखते हो, ख्वाब में नाम रखते हो, डॉक्टर साहब आपने पता नहीं क्या क्या कौन सा फितना आप जगाने चले हो, आपके ख्वाब है या फितना है, ये सवाल पैदा हो रहा है। आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन लोग ये सवाल उठाते हैं सिद्दीक साहब, जब इनका मार्च इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता कितने लेके निकलते हो, तो पंजाब हुकूमत मुस्लिम लीग नून इतना घबरा क्यों गई है? हम लेके निकल रहे हैं। मुझे ये बताइए, घबराहट नहीं अगर है, देखिए हम ये कहते हैं बिस्मिल्लाह करें ये निकलें, ठीक है निकले। घबराहट ये कर रहे हैं, घबराहट ये कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि अब हालात मुख्तलिफ हैं, अब लोग इनसे सवाल कर रहे हैं ये पैसे कहां से लाए हो, अब सवाल कर रहे हैं पैराशूट से क्यों उतरे हो, अब लोग सवाल कर रहे हैं ये कनाडा के शहरी क्यों हो, वहां तो मामलात ही कुछ हो रहे हैं। आप लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में बात कर लेने उठाया हुआ है, लोग सवाल कर रहे हैं इनसे। ठीक है, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी की जानिब से, डॉक्टर साहब आपकी पार्टी की जानिब से यही बुनियादी इशू है कि आपको और आपके कायदों को पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है। डॉक्टर साहब आपकी पार्टी की जानिब से कहा गया कि आप लोग पाकिस्तान की 13 मार्च को रवाना होंगे। सिद्दीक साहब मुझे सवाल पूछने दें ताकि बात आगे बढ़ जाए। आप लोग 13 मार्च को रवाना होंगे, फजर के वक्त डॉक्टर कादरी साहब की सरबराही में एक काफिला चलेगा, दीगर काफिले इस्लामाबाद में आप चारों तरफ से दाखिल होंगे। तो सर ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, चारों तरफ से दाखिल होंगे, क्या लश्कर कशी करने जा रहे हैं या फिर अपने पुरान मार्च को लेके जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं? अब फिर कोई सूरत हाल बदमनी की होती है तो आपको पता है ना किस तरीके से फिर हैंडल किया जा सकता है आप लोगों को। देखिए बात यह है कि हमारा काफिला 13 तारीख को सुबह 9 बजे हमारे कायद की सरबराही में इंशाअल्लाह लाहौर से रवाना होगा। जो लाहौर के लोग होंगे वो लाहौर से रवाना होंगे, बाकी पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के लोग रास्ते से जाएंगे, चारों रास्तों से आएंगे, ये इसको क्लियर कर दीजिए। मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुने। इस्लामाबाद को जानने वाले जानते हैं कि इस्लामाबाद में दाखिले के रास्ते ही 3 हैं। अब जिन लोगों ने मरी से आना है, जिन्होंने कश्मीर से आना है, जिन्होंने इस्लामाबाद रूरल से आना है, वो डेफिनेटली बाराको की तरफ से आएंगे। जिन लोगों ने पेशावर की तरफ से आना है वो लोग पेशावर रोड की तरफ से आएंगे, और लाहौर से और इधर से आने वाले जो लोग हैं वो फैज़ाबाद की तरफ से जाएंगे, और जो लोग मोटरवे से आएंगे वो भी पेशावर रोड की तरफ से जाएंगे। अब यहीं से लोगों ने आना है। इन्हीं सड़कों पर जो गवर्नमेंट की बनी हुई हैं, जो पहले से मौजूद हैं, हम कोई अलग सड़कें तो नहीं बनाने जा रहे। जहाँ तक बात है कि लोग कैसे जाएंगे, हम ये बात वज़ाहत के साथ बार बार कह चुके हैं कि हमारा ये मार्च पुरअमन होगा, इसमें पुरअमन लोग होंगे। हमारी 32 साला तारीख पूरी कौम और पूरी दुनिया के सामने है कि हमारे कभी किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में, किसी रैली में कोई एक
किसी शीशे तक को भी तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई, तोड़ना तो दूर की बात है। लिहाजा हमारा पुरअमन मार्च होगा, लेकिन ये पुरअमन मार्च हो जाती है, समझ में नहीं किसी किस्म की कदगन लगा दी जाती है इस मार्च पे, तो क्या होगा? इसका जवाब मैं आपसे जानूंगी। और पीपल्स पार्टी के गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछूंगी कि क्योंकि डॉक्टर कादरी कहते हैं अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम और उनकी हुकूमत होगी। इसका वो क्या जवाब देंगे, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी और इस वक्त हम बात करना चाहेंगे शर्जील इनाम मेमन साहब से, वजीर सिंध के वजीर इत्तलात हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि एक तरफ तो वजीर दाखिला रहमान मलिक कल मुलाकात में ही कहकर आते हैं कि दहशतगर्दी हो सकती है, किसी किस्म का हमला हो सकता है, और आज तालिबान इस धमकी को रिजेक्ट कर देते हैं और उस पर बरसते हैं, गरजते हैं तारुल कादरी साहब और कहते हैं कि खामा खाम की ये वार्निंग दी गई है। तो शर्जील साहब, क्यों ऐसी झूठी तरीके से डराया जा रहा है? काफी गुस्सा हुए डॉक्टर कादरी साहब, क्या कहिएगा सर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये कि मुझ समेत इस वक्त पाकिस्तान का कोई भी शख्स ये नहीं समझ पाया है कि लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, और अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए हमेशा जमहूरी रास्ता अख्तियार किया जाता है। ठीक है। और जो ये तब्दीली मौसूफ चाहते हैं उस तब्दीली का वाहिद रास्ता पार्लियामेंट है। ठीक है। पार्लियामेंट में अगर ये इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर लें, पार्लियामेंट में आ जाएं, अक्सरियत इनको आवाम देती है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, जो इस्लाहात करनी ला सकते हैं। तो सर आप लोग झूठा क्यों डरा रहे हैं? शर्जील साहब, इसका जवाब दे दीजिए। क्या करवा रहे हैं? झूठे तरीके से क्यों डरा रहे हैं? धमकी नहीं दी, तालिबान ने मना कर दिया। आज तारिक कादरी साहब कह रहे हैं कि गलत हो गई रहमान मलिक साहब की बात जो कल वो कहकर आए थे उनसे। देखिए, मैं आपको इस बात बता दूं कि तालिबान से ना ही मेरे कोई वास्ते हैं, ना ही मेरे ख्याल से आपके वास्ते होंगे। अगर तालिबान ने धमकी दी है या नहीं दी है उसका इल्म तालिबान को होगा या मौलाना तारुल कादरी साहब को होगा। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि जिस तरह का ये एक एडवेंचर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इस एडवेंचर से मुल्क को कोई फायदा नहीं, नुकसान होने के चांसेस जरूर हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस तरह कल को मैं कह दूं कि मैं 50,000 या लाख आदमी कहीं जमा करके हुकूमत को कहूं कि अब जो मैं बात कह रहा हूं चाहे वो गलत से उसको माने, तो ये तरीका कभी भी सिविलाइज्ड मुआशरों में नहीं होता। और अल्लामा साहब को चाहिए कि वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, उसके बाद जिस तरह की वो तब्दीली रेगुलेशन चाहते हैं वो ले आए। लेकिन आप सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं शर्जील साहब, क्योंकि वो कहते हैं अगर उन्हें कुछ होता है तो सदर आसिफ अली जरदारी जिम्मेदार होंगे और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब, उनकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। आप सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं डॉक्टर साहब की और जो वहाँ पर शुरका आएंगे? देखें, वो आपको रहमान मलिक साहब बताएंगे कि कितने वसाइल हुकूमत के पास हैं और उस वसाइल में कितनी इनको सिक्योरिटी दी जा सकती है और उसके अखराजात कितने होंगे। क्योंकि अगर सिक्योरिटी के जो लोग लाएंगे उनके अखराजात भी सर अल्लामा साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के इख्तियारात भी के जो खर्चा है वो भी दे दें। दूसरी बात, आज तारुल कादरी साहब ने पार्लियामेंट के लिए भी बहुत मैं समझता हूँ कि बुरे किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये पार्लियामेंट भी जो अपना आईनी और इखलाकी जो है वो हक खो चुकी है पार्लियामेंट में बैठने का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अवाम के मैंडेट की तौहीन भी है। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 14 जनवरी को कुछ भी ना हो और लोग भी ना उतने आ सके, और जैसे कि गवर्नर पंजाब कहते हैं कि लोगों को नजला जुकाम खांसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा? बैकफुट पे तो नहीं आ जाएंगे आप लोग? अगर कुछ होने नहीं जा रहा तो फिर हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इतनी परेशानी क्यों है कि गुज़श्ता 15 दिनों से एक पूरी मीडिया वार और एक किरदार कुशी की मुहिम शुरू की गई है। जहाँ तक मेरे भाई शर्जील मेमन साहब ने ये बात की कि जमहूरी तरीका इस्तेमाल करें, मुझे ये बताएं कि लॉन्ग मार्च, डेमोन्स्ट्रेशन क्या पूरी दुनिया में एक जमहूरी तरीका नहीं है? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च नहीं किया था? क्या मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च नहीं किया था? अगर वही काम आप करें तो वो जमहूरी तरीका हो। और अगर एक बात हम करें, नहीं मेरी बात मुकम्मल हो लेने देना, मेरी बात आपकी बात को मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। अगर हम उसी तरह वो मुतालबात जिनको कल वफाकी मशीर दाखिला
یہ کہہ کے میڈیا کے اوپر گئے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے سارے مطالبات آئینی ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہے، ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایسی ہو جسے خلاف آئین قرار دیں، اور یہ ضرورت ہے، یہ تقاضے ہیں، اصلاحات ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ میری بات سنیں، یہ باتیں جب ہر کوئی کہہ رہا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کیا پریشانی ہے۔ اور فری اور فیئر الیکشن کرنے کا انتظام بھی آئین کے اندر موجود ہے۔ آئین نے اس میں ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی بات کی ہوئی ہے، آئین نے اس میں ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی ہوئی ہے، آئین نے اس میں جو ووٹرز کی لسٹیں ہیں وہ مکمل ہونی ہیں، یہ وہ انتظامات ہیں۔ پھر آئین نے پولنگ سٹیشنز پر یہ بندوبست تھا کہ وہاں کوئی دھاندلی نہ ہو سکے، یہ آئینی طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ انتخابات کو پرامن اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اگر کوئی آئین پر چلتا ہے تو یہی راستہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رئیس عباسی صاحب آپ کا، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور ہمیں ایک سیگمنٹ میں بات کرنا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایک جملہ میرا سن لیں، دیکھیے کہ آئین جس کی بات صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں، ہم بھی اسی آئین کی کتاب کی بات کہہ رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ الیکشن فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، بہت شکریہ ڈاکٹر رئیس عباسی صاحب آپ کا، اور آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ آج ہم 2 حصوں میں پروگرام ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اور بیچ میں رحمان ملک صاحب کی وجہ سے تھوڑا ہمیں ڈیلے کرنا پڑا اس سیگمنٹ کو، لیکن ہمارے ساتھ موجود رہیں گے شرجیل انعام میمن صاحب، ہم بات کرنا چاہیں گے جماعت اسلامی سے بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، زاہد خان صاحب ANP کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں بہت سارے حقائق سامنے آئے ہیں، اور کل بہت سارے سوالات عدالت نے اٹھائے، ان میں سے یہ سوال بھی تھا کیا سپریم کورٹ نے جو 1 سال پہلے حکم دیا تھا اس پر 100% عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہوا تو سندھ حکومت کے خلاف تو پھر یہ توہین عدالت کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ شرجیل صاحب آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گی، پھر زاہد خان صاحب سے ان کا موقف لوں گی۔ بتائیے گا سر، اب تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا، آپ اس کی کیا توجہ دیں گے مجھے؟ دیکھیں جی، میرے خیال سے کہ سپریم کورٹ کے تمام احکامات پر یا تو آلریڈی عمل درآمد ہو رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کا حصہ ہے، اور جو چیزیں انہوں نے نہیں کہی، جو نئی کوئی چیزیں کی تو ان پہ بھی جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، صرف کورٹ میں بیٹھ کر سوالات نہیں، بہت سارے سوالات کل عدالت نے اٹھائے۔ کیا آپ پولیس پولیٹیسائز نہیں ہے؟ بھتہ خوری بند ہو گئی، لاشیں ملنا بند ہو گئی، کیا کہیے گا؟ سب کے سامنے ہے کیا ہوتا ہے کراچی کی سڑکوں پر روزانہ 10-10 12-12 لاشیں گرتی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ پولیس پولیٹیسائز نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صرف کراچی کی خراب نہیں ہے، پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے۔ اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں گے تو پنجاب میں بھی آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اگر وہاں کرائم ریٹ نکال لیں اپنے کرائم رپورٹ کو، کہتے ہیں لاہور والے کو کہ پورے سال کی آپ کو وہ ڈیٹیل دے دیتا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا پوزیشن ہے۔ خیر، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، حکومت کا کام ہے، حکومت کر رہی ہے، سنجیدگی کے ساتھ کر رہی ہے، کوئی پولیٹیسائز نہیں ہے۔ پولیٹیسائز وہ لوگ ضرور ہیں جو کہ PCO کے تحت اوتھ اٹھا کر اور غیر آئینی طور پہ جج بنے تھے، وہ لوگ پولیٹیسائز ضرور ہیں، لیکن یہاں پر کوئی چیز پولیس یا کوئی حکومتی مشینری پولیٹیسائز نہیں ہے۔ صرف ریمارکس پاس کر کے کسی حکومت کو، الیکٹڈ حکومت کو برا بلا بولنے سے شاہزیب قتل کیس میں دیکھا ہم نے پولیس نے کیسے پرتیاں لی ہیں اور کیسے ملزمان بھی سامنے آ گئے، اب دبئی سے بھی ملزم سامنے آ رہے ہیں۔ کیا کہیے گا؟ ہمارے ساتھ مراج الہدا صاحب موجود ہیں جماعت اسلامی کے۔ سر، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سندھ حکومت کا موقف دے رہے ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پولیس پولیٹیسائز نہیں ہے، بہت حد تک کراچی کے جو فیصلے اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے، آپ کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کراچی کے اندر تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے ذمہ داریوں کو بھرپور طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جس طرح کراچی کے اندر قتل و غارت گری جا رہی ہے، اور مجھے افسوس ہے، دکھ ہے، شرجیل انعام میمن صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کے بھی کزن کو کراچی کے اندر قتل کیا گیا ہے اور کراچی کے اندر مافیائیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آئینی اور قانونی دائرے کے اندر کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ گزشتہ
27 सालों से कराची के इस पुलिस और मुख्तलिफ इदारों में सियासी भर्तियां हो रही हैं। यह अमल आज भी जारी है और इन भर्तियों के अंदर ये भी बात अपनी जगह पर मौजूद है कि वो तकर्रुरियां भी सियासी बुनियाद पर हो रही हैं और यही वजह है कि वो पुलिस जो है वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नजर आ रही है। और आप देखते हैं तो कि इस वक्त सारी जिम्मेदारी पुलिस पर डाल दें, सियासी असर और रसूख है, मिलिट्री विंग्स 3 जमातों के हवाले से जो बात कही गई थी, आप समझते हैं उस पर पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई पेशरफ दिखाई? किसी के अंदर विल नजर आती है कि वो कराची में अमन बहाल करे? सियासी पार्टियों की बात कर रही हूँ मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 6 अक्टूबर 2011 को आया था उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। यही वजह है कि साल 2012 जो है वो 2306 मकतूलीन के साथ हमारे सामने आया है और कराची खून में इसीलिए नहाया हुआ है कि यहाँ पर जितनी कत्लो गारतगरी है उसके पीछे एक सियासी हाथ मौजूद है और वो हुकूमतें कि जिनसे लोग तवक्को करते हैं कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगी, अमन अमान देंगी, लेकिन वो अमन अमान देने में नाकाम नजर आ रही हैं और टारगेट किलर्स को इस वक्त किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको उनके रास्ते रोकने की और उनको मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। आई होप कि हमें जाहिद खान साहब ने ज्वाइन किया होगा, उनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगी। जाहिद खान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है इस वक्त। मुझे शर्जील इनाम मेमन साहब ये बताइएगा, CPLC की कुछ अदाद शुमार आए कि 2124 लोग 2012 में मारे गए कराची के अंदर टारगेट किलिंग के नाम पर। खवातीन भी और अब तो बच्चियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सर, इस फिगर को सच मानूं, आपकी बात को सच मानूं, सुप्रीम कोर्ट जो बता रही है वो सच मानूं, कई दहाइयों के ये डेडलिएस्ट फिगर बताए गए हैं CPLC की जानिब से, या मैं आपकी बात को सच मानूं? क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात ये कि ये मैंने कभी नहीं कहा, ना हुकूमत ने कहा है कि कराची में क्राइम नहीं है, और ये भी हकीकत है कि हर कत्ल टारगेट किलिंग नहीं होता। लोगों की काफी पर्सनल एनिमिटीज भी होती हैं और बाकी इश्यूज भी होते हैं। तो और ये भी हकीकत है कि सजा नहीं मिलनी चाहिए शर्जील साहब? क्या सुन लें जी, और मैं वही आ रहा हूँ, सजाएं देना कोर्ट का काम है, हुकूमत का काम है लोगों को गिरफ्तार करना। प्रोसिक्यूशन किसका काम है? सुन तो ले जी, महराजुल हुदा साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, मेरे लिए बड़े मौजूद हैं, इनको भी पता है कि कराची में इसी गवर्नमेंट ने पिछले 4.5 साल में टारगेट किलर्स भी गिरफ्तार किए हैं, बताखोर भी गिरफ्तार किए हैं। उन लोगों को हमने कानून के कटघरे में पहुंचा दिया है। अब अदालतें अगर खुद जजेस डरते रहेंगे उन लोगों से सजाएं देने से, तो फिर तो कोई चीज जो है वो की नहीं जा सकती। दूसरी बात एक मैं और भी कहूंगा कि पुलिस अपना सिंसियरिटी से काम कर रही है, तभी पुलिस की भी टारगेट किलिंग हो रही है, रेंजर्स के जवानों पर भी जो है हमले हो रहे हैं, तो पुलिस और रेंजर्स अपना काम कर रही है। लेकिन जो सबसे एक कड़वी हकीकत है, उसको सब मानेंगे कि जिस चैलेंज को हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, ये टारगेट किलिंग इस हमारी हुकूमत का तोहफा नहीं है, ये परवेज मुशर्रफ के दौर के तोहफे हैं। सर, उन्हें गए हुए 5 साल हो गए, अब 5 साल हो जाएंगे परवेज मुशर्रफ को गए। 5 साल में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है, 1 साल तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुने, आप अगर कोई बुरे बीज बोएंगे और आप ये समझेंगे कि इसको फौरी तौर पे हम जो है उसको कंट्रोल कर सकेंगे, तो ये कंट्रोल वाली बात नहीं है। तो वो नहीं है जो SHO कहीं थाने में लगाए जाए, कहीं पे पुलिस पॉलिटिसाइज हो, कहीं पे मुजरिम नहीं पकड़े जा रहे, कहीं पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नाउ। ये रेस्पॉन्सिबल है, और क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले कभी भी पाकिस्तान में खुदकश बम्बार और खुदकश हमले नहीं होते थे, ये उनके तोहफे हैं। उससे पहले पाकिस्तान में अदालत की कार्रवाई होती है सिंध हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि अगर वो ये इस पर अमल दरामद नहीं करती, इस पर मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी, क्योंकि अमल दरामद नहीं हो रहा। ये बहुत सी जमातों का मौक़िफ़ है, कराची की स्टेक होल्डर, चाहे वो आपके इत्तेहादी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। जी शर्जील साहब, अब मुझे तफसीली सुनिएगा, प्लीज बीच में टोकिएगा नहीं। आपने अदालत की बात की, अदालत का बड़ा एहतराम है, लेकिन अदालतें जो है आज बलूचिस्तान की भी केसेस उठाती हैं, सिंध की भी उठाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में जो क्राइम हो रहा है, मेरे पास एक बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट है जिसमें पंजाब में कराची शर्जील साहब और वक्त कम है मेरे पास। अच्छा, इस पे भी मैं आ जाता हूँ आपको। कराची, आप पहले अगर मेरी बात सुन लेना, पंजाब में मेरे पास रिपोर्ट है 2,42,000 जो है वो क्राइम के वाकयात हुए 1 साल में। उसको भी आप छोड़ दें, उसको भी अगर आप नहीं मानते। दूसरी बात पे आ जाए कि कराची में जो हम आज इस चीज को फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारी पैदा की हुई नहीं थी, क्योंकि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौर इक़्तिदार में लोगों को, मासूम लोगों को मारा जाए या उनकी जानें जो है वो जाने ज़ाया हों। लेकिन ये जो कि एक माइंड सेट है जिसके खिलाफ हमेशा से हम लड़ते हुए आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। माइंड सेट डरा है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब, आपकी बात में मुझे रिपीटेशन नजर आई, इसलिए मैंने आपको शुक्रिया अदा कर दिया। महराजुल हुदा साहब, आपका भी बहुत